हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, इंटीग्रेटेड एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन मैं अपने चैनल पर कवर करा रहा हूँ, जिसमें मैंने फिजिक्स भी कवर कराया है और केमिस्ट्री भी। फ्रेंड्स, जो टॉपिक मैंने कवर कराया है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद यानी नोट्स कंप्लीट होने के बाद मैंने कराए हैं हर एक टॉपिक के। तो आपको ये सभी चीज़ें एक तो अगर यूट्यूब पे देखनी हो तो आपको ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप ऐप से जुड़े हुए हो और आपने कोर्स परचेज किया हुआ है तो फ्रेंड जो भी सिलेबस में चैप्टर है, चैप्टर के फोल्डर के अंदर दोनों चीज़ पड़ी हुई है। पीडीएफ पड़ी हुई है नोट्स की, और जो हमारे एक्सप्लेनेशन की वीडियो है वो पड़ी हुई है, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियो भी उसी में पड़ी हुई है। तो फ्रेंड वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डाउट था, ये मैंने सॉल्व आपको कर दिया। अब चलते हैं फ्रेंड्स, आज का जो हमारा चैप्टर शुरू होने वाला है वो चैप्टर शुरू होने वाला है रेडॉक्स रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, रेडॉक्स रिएक्शन है, ये वीडियो नंबर 1 होने वाला है। अब रेडॉक्स रिएक्शन में कोशिश करूंगा वैसे तो एक ही वीडियो में टोटल में कंप्लीट चैप्टर करा दूं, लेकिन अगर हुई तो शायद 2 वीडियो भी बनानी पड़ सकती है, क्योंकि चैप्टर के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो लेंथी हैं और मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करनी है आपको। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप ये देख लेते हैं कि इसमें सिलेबस में हमारे एलटी ग्रेड में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो सिलेबस में फ्रेंड देखो इन्होंने क्या पूछा है कि ये अपचयन तथा उपचयन का टॉपिक है, यानी रेडॉक्स रिएक्शन का टॉपिक है। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन में पूछ रहे हैं हमारे से ऑक्सीडेशन संख्या, रिडॉक्स अभिक्रिया और अर्धशैलक मानक विभव एवं अकार्बनिक रसायन में उसके अनुप्रयोग, ये पूछने हैं। तो कुल मिला के इन्होंने 5-6 टॉपिक लिख दिए, लेकिन फ्रेंड्स इसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है, बेसिक क्या होता है ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन क्या होता है यानी ऑक्सीकरण क्या होता है, और अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकरण एवं अपचयन ये क्या होता है। अब जब ये आ जाएगा तो फिर हम समझेंगे रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, दैट इज उपपचय क्रियाएं जो हम बोलते हैं वो। ठीक, तो ये क्या होती है रेडॉक्स रिएक्शन हमें समझना पड़ेगा। अब रेडॉक्स रिएक्शन समझने के बाद इसमें जो अगला पार्ट जो हमारा चलता है वो चलता है अर्धशैलक मानक विभव, कि अर्धशैल मानक विभव क्या होते हैं, यानी एक तरह से हम जो ईएमएफ ऑफ द सेल होता है वो पूछ रहे हैं ये। ठीक, ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सब। उसके बाद इसके जो यूज हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि भाई जो आपका अर्धशैलक मानक विभव है उसके थ्रू क्या यूज है। कुल मिला के तो अगर मैं कहूँ तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमारी बनती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसी को पूछने की उसका क्या यूज है, तो वो सब हमें समझना है। फ्रेंड्स, इसके बीच में ही हमें ऑक्सीडेशन संख्या भी देखनी है। ऑक्सीडेशन संख्या से रिलेटेड जितने कंसेप्ट होते हैं सारे बताऊंगा। कोशिश करेंगे एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी डिटेल एक्सप्लेनेशन की वजह से शायद 2 वीडियो हो सकती हैं। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आता है हमारा क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें ये चीजें शामिल होती है। इट मीन्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ता है किसी सब्सटेंस में तो उसे भी हम ये कहेंगे कि उस सब्सटेंस का क्या हो गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यदि किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन निकल जाती है, हाइड्रोजन अलग हो जाती है, तो हम उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। एंड द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, विद्युत धनात्मक तत्व का निष्कासन, अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हट जाता है, निकल जाता है, ठीक है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे कि भाई ऑक्सीडेशन हो गया। इतनी सारी कंडीशन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक, तो देखो इसके मैंने एग्जांपल भी लिखे हैं, जैसे C+O2। अब आप ये देखो यहाँ कार्बन के अंदर O2 ऐड हो गई, क्या हो गई, कार्बन के अंदर O2 ऐड हो गई, तो ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। और ऑक्सीडेशन हुआ किसका, कार्बन का। कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोडक्ट बना है, लेकिन ऑक्सीडेशन हुआ किसका, कार्बन का, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है। ठीक है, तो फ्रेंड जनरली ऑक्सीडेशन किसका होता है, रिडक्शन किसका होता है, ये सारी चीजें जो आती हैं वो हमारे रिएक्टेंट साइड से आती हैं, प्रोडक्ट साइड से कुछ नहीं आती। ऑक्सीडेशन किसका होता है वो भी हम रिएक्टेंट साइड से देखते हैं, रिडक्शन अगर किसी का होता है वो भी हम किससे देखते हैं, हमारी रिएक्टेंट साइड से देखते हैं। ये चीज आप स्टार्टिंग से याद रख लो तो आपको ईजी हो जाएगा। अब देखो सेकंड रिएक्शन है FeCl2, ट्वाइस FeCl2 प्लस Cl2 इज इक्वल ट्वाइस FeCl3। अब ये देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक आयरन के साथ 2 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक आयरन के साथ 3 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन किसका हुआ बताओ, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, किसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आगे जुड़ गया, FeCl2 में। तो Fe में नहीं, FeCl2 का पूरे का ऑक्सीडेशन हुआ है। और क्यों है, क्योंकि इसमें एक विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ गया। कौन जुड़ गया, विद्युत ऋणी तत्व। कौन जुड़ गया, Cl जुड़ गया। ठीक है, और जब विद्युत ऋणी तत्व जुड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। थर्ड रिएक्शन देखो H2S प्लस Br2 इज इक्वल ट्वाइस HBr प्लस S। अब इसमें से क्या हुआ, आप ये देखो H2S में से सिर्फ अकेला S रह गया, H2S में से अकेला S रह गया, तो हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ भी ऑक्सीडेशन हुआ है। और किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, H2S का। क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें से रिमूव हुई है, कौन, रिमूवल हुआ है किसका, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन निकल गई। ठीक है, हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया, हाइड्रोजन का इसने त्याग दिया, तो इसलिए इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब आप कहोगे सर Br2 के साथ हाइड्रोजन जुड़ गई,
ठीक है, Br2 के साथ हाइड्रोजन जुड़ गई तो उसका क्या हुआ भाई, इसका रिडक्शन हो गया, लेकिन ये चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका क्या होगा, रिडक्शन हो गया, इस वाले का ऑक्सीडेशन हो गया। अभी ये चीज़ जब आ जाएगी तब पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं डी। डी देखो, डी रिएक्शन है ट्वाइस के आई प्लस H2O2 इज इक्वल I2 प्लस ट्वाइस KOH। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब आप कहोगे सर इसमें तो हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड ध्यान दो, आप किसी भी रिएक्शन को इन चारों प्रोसेस में से किसी भी तरीके से देख सकते हो, आपको आंसर बिल्कुल सही तरीके से मिलने वाला है, कोई इसमें गलती नहीं होगी। ठीक है, अब हम क्या इसमें देख रहे हैं, हम देख रहे हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है पोटेशियम। अगर हम यहाँ देखें कि पोटेशियम से यानी KI से सिर्फ I2 रह गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है रिमूवल ऑफ, कौन हट गया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हट गया, पॉजिटिव एलिमेंट हट गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन हट गया, K हट गया। अब जब K हटा है तो इसका मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक, अब आप देखो H2O2 में आप कहोगे सर ऐसे तो ऑक्सीजन जो है वो इसमें से OH हो रहा है, लेकिन यहाँ देखो H2O2 है, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, और इधर भी पोटेशियम के साथ ये OH जुड़ा है, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी, तो आप इसका रिडक्शन नहीं कह सकते। ठीक, ये चीज़ है, समझ में आई बात। तो इन चारों चीज़ों से हमें पता लगता है ऑक्सीडेशन क्या होता है। अब चलते हैं रिडक्शन की बात कि भाई रिडक्शन क्या होता है। सो रिडक्शन जो है एक तरह से पहले वाली जो चीज़ें आई थी उनका बिल्कुल अपोजिट है, उनका बिल्कुल अपोजिट है। सो रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, यानी किसी चीज़ में हाइड्रोजन अगर जुड़ जाए तो उसका क्या हो जाता है, उसका रिडक्शन हो जाता है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, अगर विद्युत धनात्मक तत्व जो है वो जुड़ जाए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसे कि पोटेशियम सोडियम ये सब जुड़ जाएं अगर किसी में, तो उसका क्या हो जाता है, उसका रिडक्शन हो जाता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर किसी में से ऑक्सीजन निकल जाए तो उसका क्या हो जाता है, उसका रिडक्शन हो जाता है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल जाए तो अब इसका रिडक्शन हो जाता है। ये चीज़ है। तो पहली रिएक्शन देखो N2 प्लस 3H2 इज इक्वल ट्वाइस NH3, अमोनिया बनाने की रिएक्शन है, पूरी केमिस्ट्री में बहुत बारी रिएक्शन पड़ी है। अब इसमें ध्यान दो, N2 में क्या ऐड हो रही है, N2 में क्या ऐड होगी, H2 ऐड हो गई, H2 ऐड हो गई भाई, नाइट्रोजन में H2 ऐड हो गई ना, तो इसका मतलब N2 का क्या हो गया, N2 का रिडक्शन हो गया, N2 का रिडक्शन हो गया, अपचयन हो गया। समझ में आई बात, N2 का क्या हो गया, अपचयन हो गया। अब आप कहोगे सर अमोनिया का होना चाहिए, ऐड तो अमोनिया में हुई, अरे नहीं, अमोनिया तो प्रोडक्ट बना है, ऐड किस में हुई है, नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन ही ना होता तो ऐड किस में होती है, हाइड्रोजन, बताओ मुझे। ठीक है, तो जो चीजें आती हैं ना इसमें कि भाई ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, आई एम रिपीटिंग दैट कि ये रिएक्टेंट साइड से आती है, अभिकारक की साइड से होती हैं सारी चीजें। ओके, चलो बी रिएक्शन देखते हैं। SnCl2 प्लस ट्वाइस HgCl2 इज इक्वल SnCl4 Hg2Cl2। यहाँ पे तुम्हें मरकरी साइड से देखना है, तो मरकरी साइड से जब आप देखते हो तो यहाँ देखो HgCl2 है, HgCl2 है, तो HgCl2 में अगर मैं देखूँ तो इसमें एक मरकरी और ऐड हो गया, क्या ऐड हो गया, एक मरकरी और ऐड हुआ है, यानी मरकरी HgCl2 में कितने हैं Hg के एटम्स कितने हैं, एक। ठीक है, और Hg2Cl2 में Hg के एटम्स कितने हैं, दो हैं। तो इसका मतलब एक Hg ऐड हो गया, एक Hg ऐड हो गया, एक Hg उसमें जुड़ गया, एक एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो जब ये जुड़ गया यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हुआ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हुआ, और जब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है तो हम क्या कहते हैं, रिडक्शन हो गया। रिडक्शन ऑफ किसका हुआ, यहाँ पे HgCl2 का रिडक्शन हुआ, क्योंकि भैया इसी में तो Hg ऐड हुआ है, समझ गए, ये चीज है। नेक्स्ट देखते हैं सी रिएक्शन, ZnO प्लस सी इज इक्वल Zn प्लस CO। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हुआ, ZnO के पास ऑक्सीजन थी, इधर जाके सिर्फ जिंक रह गया, जिंक ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन थी वो हट गई, केवल जिंक रह गया। इट मीन्स क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ O2 हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। किसका रिडक्शन हुआ, ZnO का, ZnO का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ओके, FeCl3 प्लस H2 इज इक्वल ट्वाइस FeCl2 प्लस HCl। अब इसमें देखो FeCl3 है, इधर जाके FeCl2 है, तो अगर मैं देखो इसमें भी क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, किसका, एक क्लोरीन एटम का रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ Cl एटम। अब जब Cl एटम है तो Cl कैसा होता है, नेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो रिमूवल किसका हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, दैट इज इट इज कॉल्ड द रिडक्शन, इट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज हो गई। तो रिडक्शन का समझ में आया, ये चार प्रोसेस रिडक्शन के होते हैं और इनका अपोजिट ऑक्सीडेशन में था। ठीक, अब ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों चीजें साथ साथ होती हैं उन्हें रेडॉक्स कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स रेडॉक्स को समझने से पहले हमारे पास एक चीज और आती है, दैट कि क्या केवल एलिमेंट्स के बेस पे ही है, जबकि ज्यादातर रिएक्शन तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पे होती है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेस पे भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझ सकते हैं, जो कि बहुत आसान है।
ऑक्सीडेशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी ने अगर इलेक्ट्रॉन का नुकसान होता है, इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। जैसे यहाँ सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 281। यहाँ पे क्या करा इसने? 28 बनाया, एक इलेक्ट्रॉन को अलग से निकाल दिया। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को अलग से निकाला, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया इसने। क्या किया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये कैसा प्रोसेस है? पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब ऑक्सीडेशन हुआ किसका? सोडियम का। Na का हुआ है। Na का ऑक्सीकरण हुआ है। ये बात समझ में आई? क्यों हुआ? क्योंकि रिएक्टेंट साइड कौन है? रिएक्टेंट साइड कौन है भाई? सोडियम ही तो है सॉलिड स्टेट में, उसी में से क्या निकल गया? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो उसी का ऑक्सीडेशन हुआ। अब रिडक्शन की बात करते हैं। भाई इसने तो ऑक्सीजन मतलब इलेक्ट्रॉन निकाला था, तो इसलिए क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। अब कोई ऐसी चीज जो इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, या किसी भी इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, तो उसका मतलब क्या है? उसका रिडक्शन हो जाएगा। सो रिडक्शन इन्वॉल्व्स द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करना। दैट इज Cl है। मान लो क्लोरीन एटम था, 287 होता है नॉर्मल स्टेट में। इसने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर लिया, 288 हो गया, जिसके कारण इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसने क्या करा है? इसने करा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, प्राप्त कर लिया। जब इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर लिया, तो इसे हम क्या कहेंगे? रिडक्शन। तो यानी कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है तो रिडक्शन है, लॉस कर रही है तो ऑक्सीडेशन है। ओके, अब चलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन पे। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? तो वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों एक साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ज्यादातर रिएक्शन फ्रेंड्स फिजिक्स के अंदर, सॉरी, ज़्यादातर रिएक्शन, ज़्यादातर जो है हमारी केमिस्ट्री में, खास करके फिजिकल केमिस्ट्री वाली जो हमारी वो होती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वाली, वो केमिकल काइनेटिक्स की, और जो हमारी रिएक्शंस आती हैं खास करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो सारी की सारी रेडॉक्स होती हैं। ठीक है, ज़्यादातर रिएक्शन रेडॉक्स होती है। तो रेडॉक्स में आप कोई सा भी कंसेप्ट लगा के देख सकते हो, चाहे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला, चाहे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला, वो आपको पता लग जाएगा कि वो रिएक्शन कैसी है, रेडॉक्स है मोस्ट ऑफ कंडीशन। ओके, ठीक है। अब समझते हैं कि कोई जो रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन क्यों है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसमें रिडक्शन भी हो रहा है। तो एक रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं, लाइक दिस, 2H2S प्लस O2 इज इक्वल ट्वाइस एस प्लस H2O। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन गेन करके सल्फर और वाटर बना रही है। यहाँ आप देखो ध्यान से, अगर मैं हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करूँ, तो हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ से यहाँ तक जाता है। आप इसमें ध्यान से देखो, यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर हाइड्रोजन है, यहाँ केवल ये सल्फर रह रहा है। तो क्या मैं इसे ये कह सकता हूँ, दिस प्रोसेस इंक्लूड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कि इसने हाइड्रोजन को हटा दिया? बताओ, हाइड्रोजन को हटा दिया ना, ठीक है। और O2 ने हाइड्रोजन को गेन कर लिया, गेन ऑफ हाइड्रोजन, उसके पास हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन इसने हाइड्रोजन को गेन कर लिया। तो हाइड्रोजन को हटाना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। और गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। अब एक बात, इसमें से ऑक्सीडेशन की रिएक्शन क्या हुई? तो इसमें से दो रिएक्शन बन जाती हैं फ्रेंड्स, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक रिडक्शन रिएक्शन, जिन्हें हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन की क्या है? ऑक्सीडेशन की है भाई, जो 2H2S है उससे सिर्फ 2S रह गया। ये हमारी किसकी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन की, कि यहाँ क्या हो रहा है? हाइड्रोजन हट रहा है। और रिडक्शन के लिए क्या रहेगी, कि भाई O2 जो था वो 2H2O बन गया। ठीक है, ये हमारी रिडक्शन की रिएक्शन रह गई। ठीक, पूरी रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, बस जहां से यहां तक का प्रोसेस है वो दिखाना है। क्लियर? ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो था ये तो किसके बेस पे था? हाइड्रोजन के बेस पे। दूसरा देखो, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेस पे है। कॉमन रिएक्शन है, डैनियल सेल की रिएक्शन है। देखो, जिंक प्लस कॉपर आयन इज इक्वल जिंक आयन प्लस कॉपर, Zn प्लस Cu2 प्लस इज इक्वल Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। अब आप यहां से यहां तक देखो कि भाई जिंक यहां से यहां तक जाता है, कॉपर यहां से यहां तक जाता है। तो अगर मैं देखता हूँ कि जिंक जो था मेटल स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में था, यहाँ से जाने तक उसने आयनिक स्टेट बनाई, और आयनिक में चार्ज आया पॉजिटिव का। तो ये पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चाहे एक क्या हो चाहे दो क्या हो, वैसे तो दो चार्ज आया तो दो ही इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, लेकिन लॉस तो इलेक्ट्रॉन का क्या है? तो ये कैसा प्रोसेस होगा? ये होगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्या होगी? ऑक्सीडेशन। अब Cu2 पॉजिटिव का चार्ज था, उसके पास पॉजिटिव का चार्ज था, उसने
इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, वो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, सिंपल कॉपर मेटल रह गया। तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ हुआ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन का, 2 का ही हुआ है, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन, इसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। तो अब इसकी 2 हाफ रिएक्शन हो गई, एक ऑक्सीडेशन हाफ और एक रिडक्शन हाफ। ओ ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और आर रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन क्या होगी कि भाई जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बना, ये ऑक्सीडेशन हो रही है, और Cu2 पॉजिटिव जिसके पास पॉजिटिव चार्ज था उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया या जीरो हो गया यहाँ पे, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। चलो अब देखो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स आती है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ वो पूछ लिया जाता है कि भाई एक रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन किसका हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ठीक। तो ये चीज़ पूछ ली जाती है। तो ये मैं एग्जाम्पल के बेस से ही आपको क्लियर कर देता हूँ। तो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ZnO प्लस सी इज इक्वल ZN प्लस सी। मैं इस रिएक्शन को यहाँ पे लिखता हूँ, ZnO प्लस सी इज इक्वल ZN प्लस CO, ठीक है। यहाँ जिंक ऑक्साइड है जिसके साथ किसकी रिएक्शन कराते हैं, कार्बन की रिएक्शन कराते हैं। वैसे ये रिएक्शन जो है एक तरह से मेटलर्जी की रिएक्शन है, जिसमें जिंक ऑक्साइड पर कोक दैट इज कार्बन की रिएक्शन से जिंक ऑब्टेन किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल के अलग हो जाती है, ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में आपको इतना तो दिख रहा होगा कि जिंक ऑक्साइड से जिंक बन रहा है। तो इसने क्या किया, इसने ऑक्सीजन का रिमूवल किया। इसके पास ऑक्सीजन थी ZnO के पास, इसके पास नहीं है, तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब जब ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है तो क्या मैं कह सकता हूँ इट इज़ अ रिडक्शन प्रोसेस, कि इसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है, इस प्रोसेस में रिडक्शन हुआ है, ठीक है। अब कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन का क्या हुआ, कार्बन को आप यहाँ से यहाँ तक देखो, कार्बन ने यहाँ से यहाँ तक में क्या कर लिया, इसने क्या किया है, इसने किया है गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, ऐड कर लिया। तो जब गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, क्या कहते हैं उसे, ऑक्सीडेशन, ओके। तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि किस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ और किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ, तो कहां से बताओगे, क्या ZN का रिडक्शन हुआ या CO का ऑक्सीडेशन हुआ, नहीं फ्रेंड्स। ये जो चीजें बतानी है ये आपको सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट साइड से बतानी है, प्रोडक्ट में क्या हो रहा है वो भूल जाओ। अगर आपको ये बताना है किसका रिडक्शन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसने रिडक्शन किया, किसने ऑक्सीडेशन किया, वो सारे के सारे जो आंसर आएंगे आपके रिएक्टेंट साइड से आएंगे, ठीक है। तो इन 2 चीज पे ही फोकस करना है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से 4 चीजें बनती है। पहली चीज आती है ऑक्सीडाइज सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीकृत पदार्थ, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ए वाला दैट इज ए वाले के लिए मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। ए वाले में क्या देखना है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ। बी वाला क्या है, बी वाला है रिड्यूस सब्सटेंस, जिसका रिडक्शन हुआ। अब रिडक्शन चाहे कैसे भी हो, चाहे उसने हाइड्रोजन ही गेन कर रही हो, या रिडक्शन होना चाहिए, तो उसे हम रिड्यूस सब्सटेंस कहेंगे। सी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसने जिसने ऑक्सीडेशन में हेल्प की, जिसने ऑक्सीडेशन में हेल्प की, ये ध्यान देना, जिसने ऑक्सीडेशन में हेल्प की। और इसी तरह से अगर हम बात करें डी स्टेटमेंट दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, जिसने रिडक्शन में हेल्प की। बस ये 4 चीज़ें आपको समझनी है। मैंने बिल्कुल अच्छे वर्ड में इजी लैंग्वेज में आपको इसमें लिख दिया। अगर आप इसे बिल्कुल जो पहली बार 11th क्लास का बच्चा पढ़ रहा हो उसे अगर आप दोगे तो उसको भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस यानी ऑक्सीकृत पदार्थ कौन सा है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ बताओ, कार्बन का। किसका हुआ, कार्बन का। कार्बन मोनोऑक्साइड में हुआ है, लेकिन हुआ किसका है, कार्बन का। रिड्यूस सब्सटेंस किसका रिडक्शन हुआ, ZnO का, जिंक ऑक्साइड का। रिएक्टेंट साइड देखना है, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अपचयित पदार्थ, रिड्यूस सब्सटेंस। अब आती है स्टेटमेंट दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसने ऑक्सीडेशन में हेल्प की। भाई मुझे बताओ ऑक्सीडेशन किसका हुआ, कार्बन का। लेकिन कार्बन का ऑक्सीडेशन कब हुआ, जब जिंक ऑक्साइड ने उसको ऑक्सीजन ऑक्सीजन दी, तभी तो हुआ। मान लो कार्बन था, कार्बन अकेला है कहीं पे, उसको किसी ने ऑक्सीजन नहीं दी तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता, ना होता। किसने हेल्प की, ZnO ने। तो ऑक्सीडाइज्ड एजेंट
कौन हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन हो गया ZnO, जिंक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, क्योंकि इसने ऑक्सीडेशन करने में मदद की। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, यानी जिसने रिडक्शन में मदद की। किसका रिडक्शन हुआ? जिंक ऑक्साइड का। क्यों हुआ? क्योंकि कार्बन ने उससे ऑक्सीजन छीन ली, कार्बन ने उससे ऑक्सीजन छीन कर उसकी रिडक्शन में हेल्प की, तो दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। कौन हुआ? कार्बन, जिसने रिडक्शन में मदद करी। ठीक है, तो अब यहां से देख लो, जो ऑक्सीडाइज होता है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो रिड्यूस्ड होता है वो उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और चारों के चारों जो आंसर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट साइड से मिलते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट साइड से देखना है, रिएक्शन चाहे कैसी भी आ जाए। चलो अब देखो, सेकंड एग्जांपल मैंने दे दिया। सेकंड एग्जांपल है ये, ZnS प्लस Cu2 पॉजिटिव इज इक्वल Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। इसमें मैं बता चुका हूँ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, प्रोसेस क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। और रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का, क्योंकि ये क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। अब इसमें ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन सा है, ऑक्सीकृत पदार्थ कौन सा है, ये बताओ। ऑक्सीकृत पदार्थ मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका हुआ, जिंक का हुआ। रिड्यूस सब्सटेंस कौन सा है, Cu2 पॉजिटिव, Cu नहीं Cu2 पॉजिटिव, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव का रिडक्शन हुआ है, Cu2 पॉजिटिव का रिडक्शन हुआ है फ्रेंड्स, इसलिए। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, किसने ऑक्सीडेशन में हेल्प की, बताओ किसने ऑक्सीडेशन में हेल्प की, Cu2 पॉजिटिव ने। अगर Cu2 पॉजिटिव जिंक से इलेक्ट्रॉन ना लेता तो जिंक का ऑक्सीडेशन ही ना होता। और रिड्यूसिंग एजेंट कैसा कौन है, किसने रिडक्शन में हेल्प की, जिंक ने हेल्प की। जिंक ने ही तो कॉपर को इलेक्ट्रॉन दिए, तभी तो उसका रिडक्शन हुआ, तो जिंक क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी रिएक्शन थी ये, और इसको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना, मतलब कि ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि बिल्कुल कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक दो रिएक्शन के एग्जांपल मैं दे दूंगा, उन्हें आप करना प्रैक्टिस कि उसमें कौन कौन सी ये टर्म्स जो है वो कौन कौन है। चलते हैं अब अगला कंसेप्ट जो आता है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या का देखो, वैसे तो कोई मतलब डेफिनेशन है नहीं कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। जनरली कई बार हम इसे चार्ज मान लेते हैं, जनरली कई बार हम इसे किसी चीज़ की वैलेंसी के अकॉर्डिंग मान लेते हैं, ये सब मान लेते हैं। लेकिन इसके लिए एक डेफिनेशन जो दी जाती है, जो मतलब एक थियोरेटिकल डेफिनेशन है, वो ये दी जाती है कि ऑक्सीडेशन नंबर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड ascertained according to a set of rules formulated on the basis that the electron in a covalent bond belongs entirely to more electronegative elements। इन्होंने कहा कि ऑक्सीडेशन नंबर वैसे तो कुछ खास है नहीं, लेकिन इसका एक कंसेप्ट ही बना दिया कि अगर एक कोवेलेंट कंपाउंड है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट बॉन्ड है उनके बीच, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को दे दो। सारे इलेक्ट्रॉन किसको दे दो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को। जितने इलेक्ट्रॉन उसको दिए, कोवेलेंट में से जितने इलेक्ट्रॉन उसको मिल रहे, तो जो बाकी बचेगा वो हमारे दूसरे वाले एलिमेंट की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी। ठीक है, तो यह आधार है कि सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व को पूर्ण रूप से माने जाते हैं, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको माना जाता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व को। खैर ये डेफिनेशन आपके काम की नहीं है, मेन चीज समझो कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं। ठीक है, सो देयर आर सम रूल्स भी हैं, कुछ पॉइंट्स भी है, याद कर लेना, टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं, वो बता दूंगा। रूल्स फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या निर्धारण के नियम। नंबर 1, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इन इट्स एलिमेंट्री फॉर्म इज 0। ये पॉइंट याद रखो, एलिमेंट्री फॉर्म में किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, यानी जो एलिमेंट फॉर्म में अपने नेचर में मिलता है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0 होता है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर वायु के अंदर से, मतलब एयर के अंदर से अगर आप हाइड्रोजन निकालो तो वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में मिलती है। ठीक है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0, दैट इज 0। ओके, 0 हो जाएगा। ठीक, अगर मैं बात करूँ हीलियम गैस की, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, अकेला एटम फिरता रहता है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। अगर मैं मेटल्स की बात करता हूँ, जो मेटल बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिलते हैं, जिनमें कुछ नहीं मिला, प्योर फॉर्म में अगर कोई मेटल है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0। तो जितने भी एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। जैसे H2O2 N2 Cl2 P4 S8 CuF Ag Fe, ये सब एलिमेंटल फॉर्म में मिलते हैं। तो अगर एलिमेंटल फॉर्म में है तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अगर मान लो मैं Ag लिख दूँ, Ag तो लिखा हुआ है, Au लिख दूँ तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0। अगर मैं सिर्फ कहीं पे Na लिख रहा हूँ तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0, एलिमेंटल फॉर्म में है। और पोटेशियम लिख रहा हूँ तो उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। समझ गए, ये चीज़ है। तो एलिमेंटल फॉर्म में अगर कोई चीज़ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। ओके,
सेकंड थिंग, इन अ सिंगल मोनोएटॉमिक आयन द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। अब आपके पास कोई ऐसा अकेला एटम है, मोनोएटॉमिक आयन है, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई चार्ज है, तो जितना चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकता है, ये ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ, क्या क्या हो सकता है मैं आपको बता दूं। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, वो हमने देख लिया, और फ्रैक्शन भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक। अब देखो ये कहना है मोनोएटॉमिक आयन के ऊपर जो चार्ज होता है उसी के बराबर उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे अगर हम बात करें Ca2 पॉजिटिव की, तो आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, एकदम बता दो, जितना चार्ज है उतना ही, दैट इज +2। Fe3 पॉजिटिव की बात करूंगा तो ऑक्सीडेशन नंबर एकदम बता दो, 3 पॉजिटिव। Cl नेगेटिव की बात करता हूँ तो 1 नेगेटिव, क्या आ जाएगा इसमें, देखो क्या आएगा, 1 नेगेटिव, यानी नेगेटिव का 1 ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। S2 नेगेटिव की बात करता हूँ -2, ठीक है। O2 नेगेटिव अगर मैं लिख देता हूँ तो -2, -2 अगर मैं लिख देता हूँ, मान लो कोई हमारा आ गया La3 पॉजिटिव, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, +K3। अगर मैं बात करता हूँ कि भाई जो क्रोमियम है, क्रोमियम के ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज है तो +2 हो जाएगा। अगर मैं कॉपर की बात करता हूँ, पॉजिटिव चार्ज है तो +1 हो जाएगा, और अगर कॉपर 2 पॉजिटिव की बात करता हूँ +2 हो जाएगा। तो जितना भी एक मोनोएटॉमिक आयंस के ऊपर जो चार्ज होता है वही सीधे सीधे उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो इसके लिए बहुत सारे मतलब मोनोएटॉमिक आयंस है उसकी टेबल मैंने यहाँ लगाई हुई है, और इनके ऑक्सीडेशन स्टेट ये है ऊपर वाली, ठीक है, और नीचे उनके आयंस लिखे हुए हैं, ठीक। तो आप देख लो, इनके पास सबके पास +2 चार्ज है तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इनके पास -2 चार्ज है तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, ठीक है। -3 नेगेटिव, P3 नेगेटिव इनका है, ठीक है। क्लियर समझ में आया फ्रेंड्स? तो ये चीज़ है, ओके, मोनोएटॉमिक आयंस के केस में। चलते हैं आगे रूल नंबर 3 पर। इन ए कंपाउंड विद नॉन मेटल हाइड्रोजन हैज ऑक्सीडेशन नंबर +1, बट इन द मेटल हाइड्राइड्स हाइड्रोजन हैज ऑक्सीडेशन नंबर -1। तो देखो, अब हाइड्रोजन के लिए कह रहे हैं, एक ट्रिक है आपके पास। अगर हाइड्रोजन को आपने नॉन मेटल के साथ अटैच किया हुआ है, ठीक है, नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन है, नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगे तो वो कितना लोगे, +1 लोगे। लेकिन अगर आपके पास मेटल हाइड्राइड है, यानी कि मेटल प्लस हाइड्रोजन है, उनके कंपाउंड को क्या कहते हैं, मेटल हाइड्राइड्स कहते हैं, मेटल हाइड्राइड्स कहते हैं, जैसे सोडियम हाइड्राइड वगैरह। तो उस केस में जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -1। ओके, तो ऐसा नहीं है किसी भी एक सब्सटेंस की +1 है तो +1 ही रहेगी, -1 है तो -1 रहेगी, नहीं, चेंज हो सकती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है। ओके, कम ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब +2 +3 भी हो सकती है किसी किसी की, जैसे कि आयरन की बात करूँ तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं, +2 और +3, दैट्स इट। तो अब देखो, हाइड्रोजन की बात करते हैं, जैसे HCl है, मुझे बताओ HCl में जो Cl है वो कैसा है, वो एक नॉन मेटल है, कैसा है, नॉन मेटल है। जब नॉन मेटल है तो H कैसे कंसिडर होगा, एज ए मेटल। तो मेटल है तो इसकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, दैट इज +1 हो जाएगी। H2S की बात करता हूँ, सल्फर जो है नॉन मेटल है, +1 हो जाएगी। हाइड्रोजन H2O की बात करता हूँ, ऑक्सीजन है, +1 हो जाएगी हाइड्रोजन की, ठीक। तो जितने भी नॉन मेटल्स के साथ है तो हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 होती है, ठीक। अगर ये नॉन मेटल के साथ है, जैसे सॉरी मेटल्स के साथ है, लाइक लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, ये सब है, तो ये क्योंकि लिथियम वगैरह सब क्या है, मेटल है, ठीक है, और हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल, तो इस केस में इसके क्या रखेंगे, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखेंगे। ओके, ये चीज़ याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। ऑक्सीजन इज असाइंड ऑक्सीडेशन नंबर -2 एक्सेप्ट इन पेरोक्साइड एंड फ्यू स्पेशल कंपाउंड। ये है ना, ऑक्सीजन की केस में जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है नॉर्मली वो हमेशा -2 है, क्या है, -2। ओके, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस को छोड़ करके, सम स्पेशल केसेस, जैसे कि पहला केस आता है पेरोक्साइड का। पेरोक्साइड क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड होता है, जैसे N2O2। N2O2 में क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन जुड़े जाते हैं ऐसे, ठीक है। H2O2 लाइक ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, इस पे भी एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, एक इस पे होता है। तो इस केस में ऑक्सीजन का जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आता है ना, वो कितना आता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है, इस केस में आता है -1। क्या आता है, -1, याद रखना, ठीक है। तो पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन का क्या आता है, -1 आता है, नॉर्मल स्टेट में -2, ठीक। पेरोक्साइड के केस में -1। अब बात करते हैं कि क्या ऑक्सीजन का +1 भी होता है, जी होता है। तो ये खास चीज है दैट दो कंपाउंड है, एक OF2 और एक होता है O2F2। इनके केस में ऑक्सीजन का जो नंबर होता है वो +2 होता है, और O2F2 के केस में +1 होता है। अब ये होता क्यों है, इसका भी एक पर्टिकुलर रीजन है, बिकॉज फ्लोरीन जो होता है,
फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। सो इट कंसिडर ऑलवेज, सो इट कंसिडर एज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज, इसकी हमेशा -1 ही लेते हैं, यानी इसकी नेगेटिव ही लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। अब इसकी अगर -1 ले रहे हो, ठीक है, तो मैं निकाल के बताता हूँ। जैसे हमारे पास क्या है, OF2 है ना, OF2, तो OF2 में टोटल कितनी है, 0 के बराबर होती है, अगर कोई चार्ज नहीं है तो 0 के बराबर, और ऑक्सीजन, और 2 इंटू प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल 0, तो O-2 इज इक्वल 0 ऑक्सीजन के लिए है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की कितनी आ गई, +2 आ गई। इसी तरह से O2F2 में क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी। तो ध्यान रखना, ये दो कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस में होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, अब चलता है रूल नंबर 5 पर। तो रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, ये कह रहा है इन ए कंपाउंड of metals and the non-metals, metal have positive oxidation state and the non-metals have negative oxidation state। अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है, तो आपको मेटल्स की हमेशा पॉजिटिव माननी है, नॉन मेटल की हमेशा नेगेटिव माननी है। जैसे अगर मैं बात करूं LiCl की, तो इसमें लिथियम की भी 1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, Cl की भी, लेकिन लिथियम की +1 मानेंगे और Cl की -1 मानेंगे। ये नहीं कि Cl बड़ा है तो +1 मान लो, नहीं, ऐसा नहीं है। नॉन मेटल है तो -1, मेटल है तो +1। ओके, क्लियर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ICl में, क्या होगी आई की, ICl में अगर आप I की बात करोगे तो I की +1 है, Cl की बात करोगे तो -1 है, बिकॉज I कंसिडर एज मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट। मतलब इसमें से Cl और I के कंपैरिजन में जो I है वो मेटल के फॉर्म में आता है, पॉजिटिव मेटल में, ठीक है। सो इसलिए आयोडीन की जो होती है वो कितनी होती है, +1 होती है। Point number 6. In compounds of the non-metals, the more electronegative element gets a negative oxidation state while the less electronegative element gets a positive oxidation state। ये कहने हैं अगर ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसमें दोनों ही नॉन मेटल है, मान लो HCl है, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, तो ये कह रहे हैं कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसकी नेगेटिव में आएगी, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी पॉजिटिव में रख लो। तो यहाँ Cl जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है, इसलिए Cl वाली तो आएगी नेगेटिव और हाइड्रोजन वाली आएगी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसी तरह से NCl3 की बात करते हैं, तो NCl3 में जो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो N से तो बहुत ज़्यादा है। जब N से ज़्यादा है तो Cl वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिव जाने के कारण इसकी नेगेटिव रखेंगे और नाइट्रोजन वाले की पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन की +3 और Cl की -1। ओके, चलो बात करते हैं पॉइंट नंबर 7। इन द पॉलीएटॉमिक आयन द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयंस। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी सब जो कंपाउंड्स है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले की, मतलब इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कि अगर पॉलीएटॉमिक आयन है या पॉलीएटॉमिक कंपाउंड है जिसमें बहुत सारे एटम्स आ रहे हैं, तो उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए जो टोटल होता है ऑक्सीडेशन नंबर का, वो किसके बराबर होता है, उनके चार्ज के बराबर होता है। जो भी इस पर चार्ज होता है वो बराबर होता है। अगर कोई चार्ज नहीं है तो 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 0 के। कोई चार्ज है तो चार्ज के बराबर, नहीं तो 0 के बराबर। जैसे SO4 नेगेटिव है, इन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होगा वो -2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, -2 के, ठीक है, क्लियर। और इसी से आप सल्फर के अलग से निकाल सकते हो। ऑक्सीजन की क्योंकि ये नॉर्मल से कंपाउंड है तो क्या लेंगे, सभी कंपाउंड में ज़्यादातर -2 लेते हैं, ठीक, ये चीज़। तो इसके साथ ही ये एग्जाम्पल है, मैं आपको एक दो करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो H2SO4 में देखो निकालने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है H2SO4 के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम शुरू करेंगे कंसेप्ट से। तो हाइड्रोजन की क्या लेनी है बताओ, हाइड्रोजन की हम यहाँ लेंगे किसमें, पॉजिटिव मिलेंगे, किस में लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो 2 इंटू +1 प्लस सल्फर के हमें निकालने हैं तो x मान लो, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 इंटू -2, जितने एटम है उससे मल्टीप्लाई कर दो ऑक्सीडेशन स्टेट को। अब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो बराबर हो गया 0। ये ग्रीन लाइन मैंने इसलिए लगा रखी है फ्रेंड, जिसका निकालना है ना उसके ऊपर ग्रीन लाइन है, ठीक है। तो कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रीन बार एलिमेंट, जिनके ऊपर ग्रीन बार है उन एलिमेंट का, ठीक। तो ये कितना हो गया, +2 हो गया, प्लस x हो गया, -8 इज इक्वल 0। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर गया 8 - 2 दैट इज +6। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +6 आ गई, ठीक है। इसी तरह HClO3 एंड HClO4 में भी निकाल सकते हो, ठीक। तो इसमें हाइड्रोजन की +1
Cl के भी निकालनी है तो x मान लो। ऑक्सीजन की कितनी होती है, 1 की -2, ठीक है, 3 एलिमेंट है तो 3 इंटू -2, और ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो बराबर 0, ठीक है, कोई चार्ज होता तो उसके बराबर हो जाता। तो +1 प्लस x -6 इज इक्वल 0, तो x -5 इज इक्वल 0, तो x बराबर कितनी रहेगी, +5 रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, +5 रहेगी। तो HClO4 की आप खुद निकालना कितनी बैठती है, इसकी निकाल के बताता हूँ। CaCr2O7, तो Ca देखो अब कैल्शियम है, इसकी कितनी रखें, तो फ्रेंड जनरली इनकी जो हमारे मेटल्स हैं उनकी अगर आपको रखनी पड़ जाए कभी, ठीक है, कि ए 2 मेटल है तो एक की रखनी है, तो इनमें से जनरली जो इनकी वैलेंसी होती है, जो फर्स्ट वैलेंसी होती है, जो स्टेबल वैलेंसी होती है, उसकी रख लेते हैं। तो सी ए की क्या होती है, सी ए की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, ओके, क्योंकि +1 के बाद स्टेबल हो जाता है, ठीक, तो +1 रखेंगे। सॉरी, सी ए की जो होती है +2, मैंने लिखा सही है बट बोल गलत दिया, ओके, सी ए की कितनी होती है +2, तो +2 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये Ca +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है। निकालने किसकी है, Cr, क्रोमियम की निकालनी है, तो +2 प्लस क्रोमियम कितने हैं, 2 इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि क्रोमियम 2 है तो 2 इंटू एक्स, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 7, और एक की कितनी होती है -2, तो 7 गुना -2 बराबर किसके, 0 के, क्योंकि ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो +2 + 2x - 14 इज इक्वल 0, तो 2x - 12 इज इक्वल 0, तो 2x इज इक्वल 12, और x बराबर कितनी आ गई, +6 आ गई। तो यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, +6 आ गई। ठीक है, तो अब बाकी के ये सब भी हैं, इनके भी आप निकाल लेना और नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना कि क्या क्या आपके आंसर है, इंपॉर्टेंट है। फिर अब एक और कंसेप्ट आता है, दैट इज फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। अब फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है फ्रेंड्स। कई बार ऐसा होता है कि एक ही कंपाउंड के अंदर जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होती है। ये कंसेप्ट भी समझाऊंगा, जिसके कारण कुछ एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कंबाइन करके वो क्या आ जाती है, फ्रैक्शन आ सकती है। ठीक है, फ्रैक्शन नंबर आता है, भिन्नात्मक आती है, भिन्न में आती है, ओके। जैसे हम एग्जांपल लेंगे C3O2 का, एग्जांपल से अच्छे समझ में आएगा। तो इसका पहले स्ट्रक्चर देखो क्या होता है। C3O2 में कार्बन जो होते हैं 3 हैं, और ये कार्बन कुछ इस तरह से जुड़े रहते हैं, 3 कार्बन इस तरह से जुड़े रहते हैं, ठीक, और इन पर 2 ऑक्सीजन लगी हुई है, एक इधर और एक इधर। अब आप देख लो वैलेंसी तो सबकी सेटिफाइड है, तो कोई चार्ज इनके ऊपर नहीं है, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए फ्रेंड ध्यान दो, अगर हमारा कोई बॉन्ड चाहे सिंगल हो चाहे डबल चाहे ट्रिपल, अगर सेम सेम एलिमेंट के बीच है, ठीक है, तो जो दोनों से जुड़ रहा है उसकी हो जाएगी 0, कितनी हो जाएगी 0। अब इस वाले सी के पास एक ऑक्सीजन है इधर, तो इसकी कितनी आएगी +2, क्योंकि एक ऑक्सीजन है तो -2, तो इसकी क्या हो जाएगी +2 इस वाले में। इसी तरह से इस वाले भी कितनी हो गई +2, ठीक। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, और वो कैसे निकलेगी, सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम, दैट इज +2 + 0 + 2 डिवाइडेड बाय कितने हैं 3, तो ये कितनी होगी +4/3 आ गई। तो कार्बन की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +4/3, ठीक है। जितने भी है सबके डिवाइड कर दो किससे, जितने भी एलिमेंट है उतने से। अब देखो किसका आता है, Br3O8, तो Br3 में क्या है, 3 ब्रोमीन है। अब ब्रोमीन जनरली किससे जुड़ता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो मैंने 3 Br किससे कनेक्ट करे, सिंगल सिंगल बॉन्ड से। अब बाकी 8 ऑक्सीजन है, तो उन 8 ऑक्सीजन के लिए देखो, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन। अब आप कहोगे सर पहले आप टर्मिनल वालों को क्यों देते हो, देखो फ्रेंड्स जनरली आप ये करना कि जब भी कोई एलिमेंट पे ऑक्सीजन है अगर ज़्यादा सी, तो वो किनारे वालों को पहले दो, बीच वालों को अगर बच जाए तो दे दो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। कितनी हो गई 6, हमारे पास कितनी 8, तो 8 में से एक यहाँ जोड़ सकता हूँ और एक यहाँ जोड़ सकता हूँ, जुड़ गई 8 की 8, ठीक है। अब मुझे बताओ सेंट्रल वाले की कितनी है, तो बहुत ईजी है, कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं 2, तो ऑक्सीजन की कितने होते हैं -2, इधर भी -2, तो -2 -2 -4, तो इसमें ब्रोमीन की यहाँ पर कितनी हो जाएगी, इस वाले ब्रोमीन की कितनी हो जाएगी +4, कितनी हो जाएगी +4, ठीक है। कैसे निकाला भाई, Br O2 मान लो ना इसे, इस वाले को Br O2 मान लो। अब Br में से मुझे निकालनी है Br की, ऑक्सीजन की कितनी है, तो इंटू -2 बराबर 0, तो Br की कितनी रहेगी बताओ, Br की रहेगी 4, तो यही मैंने लिख दी। इस वाले Br पर 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन के कारण +6, इस वाले के पास कितने हैं 3 ऑक्सीजन है तो +6। अब एवरेज कितनी हो गई, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन कितनी हो गई, सबका सम बटे ब्रोमीन के एटम कितने हैं, तो सबका सम दैट इज +6 +4 +6 डिवाइडेड बाय 3,
3 एटम है, तो कितनी होगी 16/3। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ये 16/3 आंसर आया जो कि फ्रैक्शन में आंसर है। तो ऐसा नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, कम ज़्यादा भी हो सकती है, सब कुछ हो सकती है। ओके, इसी तरह से अगला जो हमारा स्ट्रक्चर आ रहा है वो क्या आ रहा है, S4O62 नेगेटिव। वाह, बहुत अच्छा है फ्रेंड्स ये भी स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका स्ट्रक्चर बना के आपको देता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट आप खुद निकालना, वैसे तो लिखी हुई है लेकिन फिर भी अपने आप से करना। तो S4O62 नेगेटिव, तो इसमें 4 तो सल्फर है जो आपस में जुड़े हुए हैं, 6 ऑक्सीजन लगी हुई हैं। तो 6 ऑक्सीजन पता कैसे लगी हुई हैं, 6 ऑक्सीजन इसमें लगी हुई है कि पहले 2 ऑक्सीजन किनारे वाले सल्फर पर, एक लेफ्ट वाले पर, 2 ऑक्सीजन इस पर। मैंने कहा था ना जब भी आप देना शुरू करें सबसे पहले टर्मिनल वालों को दे दो, बचती है तो बीच में आ जाओ। अब इस पे देखो, एक O नेगेटिव इस पे, एक O नेगेटिव इस पे। ठीक है, तो ये होता है हमारा S4O62 नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें आप अपने आप निकाल के मुझे बताना कि जो ये टर्मिनल वाले ऑक्सीजन है इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस तरह से वह स्ट्रक्चर देके भी आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट एंड फोर्थ की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। फोर्थ सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाट। ठीक है, और 2 और 3 की भी बताओ, फिर 2 और 3 की भी क्या होगी। ठीक है, क्लियर हुआ। ओके, अच्छा लगा फ्रेंड्स, तो ये चीज़ है, तो सारे कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए। चलो बात करते हैं एक और CrO5। देखो इसकी फ्रैक्शन नहीं होती लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा केस है। इसमें भी क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीजन के नंबर दे देते हैं और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछते हैं। तो CrO5 का आप चाहो तो कॉमन तरीके से भी निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे, CrO5 है तो Cr को मान लो x हमें निकालनी है, ऑक्सीजन की कितनी है, ऑक्सीजन के कितने हैं 5, 5 - 2 बराबर किसके आएगा 0, क्योंकि कोई ऊपर चार्ज नहीं है। तो x - 10 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो x की कितनी आ गई बताओ, 10 आ गई। ठीक है, 10 आ गई, लेकिन ये गलत है। क्या है ये, गलत। अब क्यों गलत है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिया जाता है कि CrO5 में Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो देखो Cr इस तरह से कनेक्ट होता है, इसके ऊपर जो 5 ऑक्सीजन है वो कुछ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में होती है। कैसे स्ट्रक्चर में, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में। अब बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में आप ये देखो, ये जो 2 ऑक्सीजन है ये भी पेरोक्साइड में है, और ये जो 2 ऑक्सीजन है ये भी पेरोक्साइड में। और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, -1 होती है। ये मैं लिख चुका हूँ पीछे, कितनी होती है -1। तो इनकी -1, इसकी -1, इसकी -1, इसकी -1 और इस वाले की -2, क्योंकि ये कैसी है बताओ, ये तो अपने डबल बॉन्ड के साथ है, तो ये -2 होगी। तो अब आप निकाल सकते हो कैसे, कि Cr की प्लस 4 ऑक्सीजन एटम की तो आएगी -1 के साथ, और 1 ऑक्सीजन एटम की आएगी -2 के साथ, बराबर हो जाएगा 0। तो Cr की x मान ली, x - 4 - 2 इज इक्वल 0। ठीक है, तो x - 6 इज इक्वल 0, तो x बराबर क्या आ गई, प्लस के 6 आ गई। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है इसकी, +6। ठीक है, तो ये स्पेशल केस था जो मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर ये चीज़। अब एक और छोटा सा सिस्टम आता है, दैट इज स्टॉक नोटेशन, इसे कहते हैं स्टॉक नोटेशन। ये होता क्या है, किसी यौगिक में धातु की ऑक्सीजन अवस्था को स्टॉक नोटेशन द्वारा लिखा जाता है, जिसमें धातु के प्रतीक के बाद रोमन अंक कोष्टक में दिया जाता है। अब जैसे मान लो मेरे पास आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, एक होती है Fe2 पॉजिटिव और एक होती है Fe3 पॉजिटिव। इसका सिंबल जो है, ठीक है, मैं कैसे लिखता हूँ बताओ। मैं मान लो इसका कोई आयन बनाया, मैंने बनाया FeCl2, FeCl3। अब मुझे इनका नाम लिखना है, तो एक तो नाम लिखने में, और एक मैं ये कैसे बताऊं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो ये कह रहे हैं आप इन्हें रोमन नंबर्स के थ्रू दिखा सकते हो। किसके थ्रू, रोमन नंबर के थ्रू। तो जैसे मैं FeCl2 लिखता हूँ तो इसका प्रॉपर सिंबल मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Fe प्लस ये वाला रोमन नंबर बना के कि इसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एंड Cl2 इसमें 3 है, तो Fe3Cl3 ये लिख सकता हूँ। अब नाम की बात समझिए फ्रेंड्स, नाम की बात समझो। अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो नाम में जो मेटल का आयन होता है, मेटल आयन में लगता है अस, OUS। ठीक है, अस। और अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ज़्यादा वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल की, तो मेटल आयंस के नाम के साथ क्या लगता है, ये लगता है इक। क्या लगता है, इक, और इसमें लगता है अस, फेरस। ठीक है, फेरस, स्टेनस, ओरस, क्यूप्रस, इस तरह से। और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें क्या लगता है, इक। तो अब मुझे बताओ FeCl2 का क्या नाम है,
और FeCl3 का क्या नाम है। तो FeCl2 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है भाई, 2 ही तो है इसमें, तो कम है, इस वाली में 3 है, इस वाली में ज़्यादा है, तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा फेरस, फेरस क्लोराइड। ठीक है, इसमें +3 है तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फेरिक क्लोराइड। ठीक है, क्लियर समझ में आया। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 थी, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 थी। अब ये एग्जांपल देखो ओरस, तो ओरस को समझते ही एकदम समझ जाना, इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज AU फर्स्ट Cl, और एक दैट इज ज़्यादा वाली स्टेट है 2 होती है, तो AU सेकेंड Cl। ठीक है, थर्ड होती है, सॉरी, इसकी 3 होती है, तो ये हो गया 3। स्टेनस की बात करते हैं, स्टेनस की एक होती है 2 जो लोअर होती है, हायर वाली इसकी 4 होती है। ठीक है, तो स्टेनस एंड स्टेनिक। अब जरूरी नहीं है कि 2 और 3 होगी, किसी किसी के मान लो जैसे 2 लोअर स्टेट है और 4 वाली हायर स्टेट है, तो इस तरह से भी चल सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट 1 था जिसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें समझाई, और अब इसके बाद जो पार्ट चलेगा वो सारा का सारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला चलेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारी जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है EMF ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। अब ये होता क्या है, इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो इलेक्ट्रोड के बीच डेवलप होता है और जो चार्ज को चलने में मदद करता है। भाई चार्ज क्यों चलता है, देखो कोई भी चीज़ होगी बिना फोर्स के आप उसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो मान लो किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, कोई वायर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन की चीज़ चलने के कारण ही तो करंट चलता है। अब इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, EMF ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया। अब ये निकालते कैसे हैं, तो फ्रेंड जनरली जो सेल होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक हमारा एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है, और इलेक्ट्रॉन इन्हीं के बीच चलते हैं, चाहे तो सॉल्यूशन में से चाहे वायर में से, चलते तो इन्हीं के बीच है। तो इन्हीं के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, EMF ऑफ द सेल निकाल सकते हैं। तो EMF ऑफ द सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है इसलिए उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया जाता है, और जो कैथोड होता है उस पर रिडक्शन होता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिया जाता है। तो आपका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है ई सेल इज इक्वल ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। इतनी बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स, ये तो है हमारा मेन फॉर्मूला। मेन फॉर्मूला जो है वो है। अब बात समझते हैं इससे अलग हटके, कन्वीनियंटली, कन्वीनियंटली मतलब एक तरह से अपनी सहूलियत के तौर पर, केमिस्ट्री के अंदर जब भी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया जाता है, जब भी आपको दिया जाता है कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपको दे रखा है, तो वो आपका रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आपको देते हैं, ठीक है, वो आपका हमेशा क्या होता है, वो आपका हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल होता है। हमेशा क्या होता है, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल होता है, जब तक कि ये ना बताया हो कि दिया गया पोटेंशियल ऑक्सीडेशन है। अगर उसने केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख रखा है या लिखा है कि मानक विभव इतना है या इसका विभव इतना है, तो समझ लेना वो रिडक्शन वाला है। ओके, तो जब रिडक्शन वाला अगर देंगे तो ऑक्सीडेशन वाले की जगह तो यूज नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हमें एक फॉर्मूला याद रखना है कि अगर हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है, और हमें रिडक्शन रखना है, तो उसकी नेगेटिव वैल्यू रख लेंगे। और अगर कहीं ऐसा है कि हमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है और हमें ऑक्सीडेशन रखना है, तो हम उसकी नेगेटिव वैल्यू रख लेंगे। तो इसलिए क्योंकि हम एनोड का ऑक्सीडेशन लेते हैं और स्टैंडर्ड तौर पे हमें सारे के सारे रिडक्शन दिए जाते हैं, तो हम यहाँ पे नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड रखते हैं। यानी कि एनोड पे जो ऑक्सीडेशन डेवलप होगा उसका नेगेटिव वैल्यू आप यहाँ रख लो, तो वो रिडक्शन पोटेंशियल बना जाएगा। ठीक, कैथोड का रिडक्शन ही ले रहे हैं तो वो एज इट इज हो गया। ठीक, अब इस फॉर्मूले में नेगेटिव एनोड है, कैथोड का पॉजिटिव है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कैथोड का पॉजिटिव पहले नेगेटिव वाला बाद में, तो ये वाला फॉर्मूला जाता है। तो ये जो दूसरा फॉर्मूला डेवलप हुआ है इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, ई सेल इज इक्वल ई रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन ऑफ एनोड। अब चाहे आप इसमें रिडक्शन लिखो ना लिखो, बस आप ऐसे भी लिख सकते हो ई कैथोड माइनस ई एनोड, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि हमेशा आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ हो। अगर गलती से कहीं पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया और आपने ये फॉर्मूला रखा तो गलत हो जाएगा। तो इसमें हमेशा क्या ध्यान देना है कि सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखे हो दोनों के। ठीक है, अब मान लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दे दोनों के, तो क्या होगा, तो अब देखो ऑक्सीडेशन अगर दे रखा है तो एनोड का तो ऑक्सीडेशन ही आएगा एज इट इज। अब जो कैथोड है जिसका हम रिडक्शन रखते हैं उसका नेगेटिव वाला रख लो, बस इस तरह से बात हो जाती है। ठीक, खैर इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्मूला जो यूज़ होता है फ्रेंड्स वो बीच वाला होता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप याद रखिएगा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
चलो ये समझ में आया। ओके, अब हम चलेंगे कि ये जो ईएमएफ है, ठीक है, इसमें नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये कैसे पता लगेगा। मैं आपको एक हिंट बता देता हूँ। जनरली हमारे जो दिया जाता है, मान लो कोई भी मेटल लिखा हुआ है तो मेटल का आयन पहले और मेटल बाद में लिखा होता है। अब ये क्यों होता है इसको समझो। मान लो मैं आपको एक रिएक्शन के एग्जांपल से बताता हूँ। Zn प्लस CO2 पॉजिटिव इज इक्वल Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, ये होती है। हमें पता है इसमें ऑक्सीडेशन यहाँ से यहाँ तक है। ऑक्सीडेशन में क्या है, जिंक मेटल से जिंक आयन तक, और रिडक्शन में क्या है, कॉपर आयन से कॉपर मेटल तक, ये रिडक्शन है। ठीक, तो अगर मुझे रिडक्शन को शो करना है, तो मुझे ये पता लग रहा है कि इसमें आयन पहले आ रहा है और मेटल बाद में। ठीक है, तो अगर मैं इसके रिडक्शन पोटेंशियल को शॉर्ट में दिखाना चाहता हूँ तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, Cu2 पॉजिटिव अपॉन Cu। तो ये छोटी सी चीज मुझे ये बता रही है कि आयन से मेटल बन रहा है, दैट इज रिडक्शन हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बुक में जनरली ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है कि मेटल आयन बाद पहले और मेटल बाद में, तो इसका मतलब क्या है, रिडक्शन शो कर रहा है। लेकिन अगर कहीं बुक में आपका मेटल पहले लिखा हुआ है और आयन बाद में लिखा हुआ है तो आप एकदम समझ जाना कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उन्होंने दे रखा है। एक हिंट क्लियर है, और जनरली यही दिया जाता है, ये नहीं दिया जाता, बहुत कम केसेस में दिया जाता है। ठीक है, बहुत कम केसेस में ऐसा दिया जाता है। ठीक है, जनरली हमारा यही यूज़ होता है, यही कॉमन है, ये वाला ही यूज़ होता है। एक चीज़ तो क्लियर हो गई, ये पॉजिटिव पहले और मेटल बाद में क्यों है ये पता लग गया, क्योंकि ये रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई मेटल से आयन से मेटल, आयन से मेटल बन रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। ओके, ठीक है, कंफर्म, पक्का, ओके। बस इतनी सी चीज़ याद रख लो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब फ्रेंड्स इसमें कुछ एग्जांपल आते हैं सेल्स के, लाइक डैनियल सेल, लेड स्टोरेज सेल, ये सब, तो ये सब भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो डैनियल सेल में क्या होता है फ्रेंड्स, डैनियल सेल कैसी सेल है, वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल है। वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल का काम क्या होता है बताओ, क्या काम होता है। ये केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाती है। तो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। ओके, और ये कैसी होती है, वेट सेल होती है। वेट मतलब गीली, इसमें लिक्विड भरा होता है इसलिए वेट सेल कहते हैं। ओके, एंड दिस कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें दो सेल होती हैं, एक तो लेफ्ट सेल और एक राइट। तो लेफ्ट सेल को ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं, राइट वाले को रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं। तो लेफ्ट वाली जो होती है हमारी ये, इसमें क्या होता है, इसमें जिंक की रोड होती है, जिंक मेटल की रोड जो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप रहती है, और राइट साइड पे कॉपर की रोड होती है जो कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में डिप रहती है। इसको हम रिडक्शन सेल कहते हैं, रिडक्शन हाफ सेल, और इस वाले को हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं। ओके, अब इसमें क्या होता है ये ध्यान दो, पूछ लेंगे आपसे एग्जाम में तो पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनोड से कैथोड तक जाते हैं, आप देख लो इसमें मोशन दिखाया हुआ है। एंड करंट मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड। और करंट जो होता है वो कैसे चलता है, जो करंट होता है आई वो कैथोड से एनोड चलता है, यानी अपोजिट चलता है। हमेशा ये ध्यान रखना, जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है। ओके, अब ये तो हो गया आउटर सर्किट में। तो करंट इन द आउटर सर्किट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। किससे चल रहा है आउटर सर्किट में, इलेक्ट्रॉन से चल रहा है करंट। ठीक है, और इनर सर्किट में क्या होता है, आयंस के कारण होता है कि आयंस बनते हैं, उससे करंट एक दूसरे सर्किट में ट्रांसफर होता है, और सॉल्ट ब्रिज इसमें हेल्प करता है। ये सिस्टम है। ठीक, अब डैनियल सेल की रिएक्शन देख लो, ऑक्सीडेशन एट एनोड, कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन फ्रेंड्स ऐसे होता है कि एनोड वाले मेटल यानी जिंक मेटल से आयन बनते हैं, 2 पॉजिटिव आयन बनता है। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन ये निकालता है, यानी यहाँ से इस वाले इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है कि जिंक मेटल जिंक 2 पॉजिटिव बना के किस में कूद जा रहा है, सॉल्यूशन में कूद जा रहा है। ठीक है, ये जिंक 2 पॉजिटिव बना के सॉल्यूशन में कूद रहा है, और जो उसके पास इलेक्ट्रॉन बचे हैं 2 उसने इसे आगे भेज दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचे, ये पहुंचे भागते भागते किसके पास पहुंचे, कैथोड के पास। तो कैथोड क्या करता है, कहता है भैया मैं तो मेटल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये इस सॉल्यूशन में से 2 पॉजिटिव बना के किसको भेजता है, मेटल को भेजता है। तो ये 2 पॉजिटिव जो 2 इलेक्ट्रॉन आए उनको गेन करते हैं, गेन करने के बाद ये कॉपर का मेटल बन के इस रोड के ऊपर चिपक जाता है। ठीक है, समझ गए, यानी कि एक तरह से जिंक रोड में से तो आयन बन रहा है, यानी वो तो कम हो रहा है, कॉपर रोड भर रहा है क्योंकि उस पे सॉल्यूशन में से कॉपर आ रहा है और वो रोड पे चिपक रहा है। समझ गए, तो यहां पर देखो, जो जिंक रोड है उसका जो मास होगा, जब समझना, मास जो होगा वो क्या होगा, वो घटेगा, क्योंकि मेटल से आयन बन के सॉल्यूशन में आ रहा है।
ठीक है, इसलिए वो मास घटेगा। कॉपर रोड की बात करते हैं, कॉपर पे क्या हो रहा है, आयन में से कॉपर बन के मेटल की रोड पर हो रहे हैं, तो इसका जो मास है वो बढ़ेगा। ठीक, सॉल्यूशन की बात करते हैं, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में क्योंकि जिंक आ रहा है तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो बढ़ जाएगा क्योंकि और ज़्यादा आयन आ रहे हैं। और कॉपर सल्फेट में से तो कॉपर आयन बन के रोड पे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर रोड पे जा रहे हैं, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, घटेगा। ये कहानी भी होती है फिजिकली, आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल हो क्या रहा है, यानी कि भौतिक रूप से उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं सेल रिएक्शन की। तो सेल रिएक्शन क्या होता है, इन दोनों का सम। तो सेल रिएक्शन है ZnS, दैट इज सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। Cu2 पॉजिटिव कहाँ से आता है, एक्वस सॉल्यूशन में से, आयन में से आता है। फिर बनता है जिंक 2 पॉजिटिव जो एक्वस सॉल्यूशन में चला जाता है, और साथ में क्या बनता है, Cu बनता है, कॉपर बनता है, जो कहाँ चले जाता है, जो सॉलिड स्टेट में होके रोड पर चिपक जाता है, इसके कारण रोड का मास बढ़ जाता है। ठीक, ये हो गया। अब फ्रेंड सेल का एक रिप्रेजेंटेशन आता है कि इतने बड़े सेल को कैसे छोटे से रिप्रेजेंट करें ताकि हमें सही जानकारी मिल जाए। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से कि Zn का रोड है, उससे आयन किस में गए, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में गए, सॉल्ट ब्रिज से होते हुए आयन कॉपर सल्फेट तक पहुंचे, कॉपर सल्फेट से कॉपर पर इलेक्ट्रोड आ गया। अब ये वाला इलेक्ट्रोड जो है जिंक वाला माइनस होता है, कॉपर वाला प्लस होता है। माइनस इसलिए होता है क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इसलिए माइनस होता है। कॉपर वाला इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, कॉपर आयन ज़्यादा होते हैं तो इसलिए वो पॉजिटिव होता है। इस वाली सेल को हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं, और इस वाली सेल को हम रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं। और ये जो दो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है सॉल्ट ब्रिज को। ओके, ये चीज़ है डेनियल सेल की सारी डिटेल। अब ये तो हमें समझ में आ गया सर, ठीक है। अब ये देखो, ये जो रिएक्शन है वो कैसी रिएक्शन है, वो रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन है, रेडॉक्स। इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक, इसलिए हम इसे रेडॉक्स वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अब ये तो समझ में आ गया, लेकिन ईएमएफ कितना होगा इस सेल का। तो ईएमएफ की बात देखते हैं। देखो इन्होंने दोनों दे रखे हैं, Cu2 पॉजिटिव टू Cu। मुझे बताओ Cu2 पॉजिटिव जो Cu दे रखा है ये क्या है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। और कितना दे रखा है इसकी वैल्यू, प्लस के 0.34 वोल्ट। और जो जिंक है उसके लिए भी Zn2 पॉजिटिव अपॉन Zn दे रखा है, माइनस के 0.76 वोल्ट। मुझे बताइए दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों Rp दे रखे हैं, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, है ना। लेकिन जिंक पर क्या हो रहा है, जिंक पर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो मुझे बताओ इस फॉर्मूले में क्या मैं जिंक की वैल्यू माइनस की रख सकता हूँ, -0.76? नहीं रख सकता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं दोनों के। ठीक है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, मैं यूज कर सकता हूँ ई सेल इज इक्वल ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब एनोड किसका होता है, जिंक का होता है। ठीक है, अगर दोनों ही रिडक्शन दे रखे हैं ना, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ जब दोनों रिडक्शन दे रखे हैं कि कैथोड माइनस एनोड, यानी कि कॉपर वाले में से जिंक वाला घटा दो क्योंकि जिंक की एनोड थी। तो कैथोड का कितना है, 0.34 प्लस के। ओके, और माइनस कर दो किसका, एनोड का, दैट इज -0.76। तो माइनस माइनस प्लस 0.34 प्लस 0.76 दैट विल बी 1.01 वोल्ट, ये आ जाएगा। इस सेल का पोटेंशियल कितना डेवलप हो गया, 1.01 वोल्ट हो गया। ओके, क्लियर फ्रेंड, समझ में आई चीज़ें। अब आप कहोगे सर इस वाले फॉर्मूले में क्या करें अगर हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना हो, तो बहुत आसान है फ्रेंड्स, इस वाले फॉर्मूले को भी यूज़ करके दिखाता हूँ। ई नोट ऑक्सीडेशन प्लस ई नोट रिडक्शन है ना। अब आपको सुनो, ये भी आरपी दे रखा है, ये भी आरपी दे रखा है, तो एक जो रिडक्शन दे रखा है ये किसका दे रखा है, कैथोड का। ऑक्सीडेशन किसका होता है, एनोड का। मुझे दोनों का रिडक्शन दे रखा है तो मैं एनोड वाले का ऑक्सीडेशन बना लूंगा, दैट इज प्लस के 0.76 लिख लूंगा फॉर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, साइन चेंज कर लिया। तो ई सेल इज इक्वल क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड दैट इज 0.76 प्लस रिडक्शन ऑफ कैथोड दैट इज 0.34, इट विल बी 1.01 वोल्ट। ओके, ये हो जाएगा। ठीक, सॉरी 1.01 नहीं, 1.10, यहाँ पर भी कर लेते हैं 1.10 वोल्ट। ओके, 1.1 वोल्ट भी आप कह सकते हो। फिर ठीक है, समझ में आया, क्लियर। ओके, डन, दैट्स इट। तो आई होप कि ये चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। डेनियल सेल की ईएमएफ समझ में आ गया होगा, ईएमएफ कैसे निकालते हैं वो समझ में आ गया होगा। ठीक है,
और फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको फिर से रिकमेंड करता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज है, अगर आप डालोगे यूट्यूब पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बाय स्टेप अप क्लासेस तो निकल के आ जाएगी। ओके, ठीक है। चलो, अब हम समझेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। जब आपको ईएमएफ समझ में आ गया, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है वो समझ में आ गया, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को समझना आसान हो जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या, शॉर्ट में बताऊं तो हमने इसमें ना सभी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अरेंज कर लिया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अरेंज कर लिया। अच्छा, अगर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस सारे के सारों का रिडक्शन पोटेंशियल को अरेंज किया हुआ है, हाँ या ना? जी हाँ, इन सबके रिडक्शन पोटेंशियल को हमने अरेंज कर लिया। अब अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो आप कहोगे डिक्रीजिंग ऑर्डर है, घटती हुई वैल्यू है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर नीचे से ऊपर अरेंज करो तो आप देखोगे बढ़ती हुई वैल्यू है, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? ओके। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव की वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव की वैल्यू है। तो जो नीचे वाली वैल्यू है वो हाईली नेगेटिव वैल्यू है। कैसी वैल्यू? हाईली नेगेटिव। और ऊपर वाली वैल्यू जो है हाईली पॉजिटिव वैल्यू है, यानी पॉजिटिव में बड़ी वैल्यू। नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव वाली है, बड़ी वैल्यू है नेगेटिव में। ओके, ये चीज़ याद रखना, यही मैं यूज़ करूँगा। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसके लिए मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, थोड़े से याद रखना। सबसे पहली बात, जो हाईली नेगेटिव वैल्यू वाला सब्सटेंस होगा, ओके, इट विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या होगा? सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एक चीज क्लियर, ठीक है। जिसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी कि अपचायक होगा। क्या होगा? अपचायक, यानी किसी का भी रिडक्शन इजीली कर सकता है। सेकेंड थिंग वो होगा मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होगा, इट मीन्स मेटल होगा। कैसा होगा? मेटल होगा, ठीक है। सबसे तगड़ा मेटल, सबसे अच्छा मेटल जो बाकी सबको रिप्लेस कर सकता है। ओके, इट कैन रिप्लेस ऑल द मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, ये अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में से बाकी वो उनके सॉल्ट सॉल्यूशन में सारे मेटल को हटा सकता है। ये हाईली नेगेटिव वालों के लिए याद रखो। ओके, क्लियर, समझ में आया? अब मान लो आपके पास चार एलिमेंट है, ए बी सी एंड डी। इसका है -2.0, इसका है -1.5, इसका है 0.34 और इसका है 0.76। ठीक, मुझे बताओ सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन सा है? ए वाला है, ठीक है, मोस्ट नेगेटिव है। तो ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब इसमें अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछने लगूँ कौन सा होगा सबसे अच्छा, तो जिसकी पॉजिटिव वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो हमारा क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। वो उतना अच्छा ऑक्सीडेशन किसी का कर सकता है, दैट इज 0.76। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ों को याद रखना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। एक बात क्लियर हो गई। बाकी इसके जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं मैं इसमें आपको और ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल बस ये याद रखना, ये जो ज़्यादा नेगेटिव वाली वैल्यू आएगी वो कम नेगेटिव वालों को सबको डिस्प्लेस कर सकती है। जो ज़्यादा नेगेटिव वाली होगी उसका ऑक्सीडेशन ईजिली हो जाएगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एंड ऑक्सीडाइज ईजिली, वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाएगा ईजिली, ठीक है, जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन ईजिली हो जाता है। ये चीज़ें याद रखना। चलते हैं अब हम सेलों के प्रकार पे, जो हमारी मतलब सिलेबस में तो नहीं दिया लेकिन कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि बुक्स वगैरह में इंक्लूड किया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सेलों के प्रकार, सेल दो टाइप के होते हैं, प्राथमिक सेल और सेकेंडरी सेल। ठीक है, प्राथमिक सेल में हमारी आते हैं लैक्लांश सेल, शुष्क सेल, ये सब। और इन बैटरियों को पूरी तरह से डिस्चार्ज होने के बाद रिचार्ज नहीं किया जा सकता, दे कैन नॉट बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन। इनको एक बार डिस्चार्ज कर दिया फिर चार्ज नहीं होने की। ठीक है, तो इसमें से कौन सी आती है हमारी? ये वाली जो है हमारी, वो क्या है? प्राइमरी सेल है। ठीक है, अब दूसरी हमारी क्या आते हैं? सेकेंडरी सेल। इन्हें उत्क्रमणीय सेल दैट इज रिवर्सिबल सेल भी कहा जाता है। लेड भंडारण सेल दैट इज लेड स्टोरेज, निकल कैडमियम, ये जो होती है लिथियम आयन, ये सब जो होती है हमारी क्या होती हैं? हमारी द्वितीयक सेल होती है, रिवर्सिबल सेल होती है। इन बैटरियों को पुनः चार्ज किया जा सकता है, इट कैन बी चार्ज अगेन एंड अगेन। तो ये वाली हमारी क्या होती है? लेड स्टोरेज बैटरी होती है। इनमें इन्हें सीसा संचायक सेल भी कहते हैं। ठीक है, लेड स्टोरेज सेल, ओके, सीसा संचायक सेल। निकल कैडमियम ये वाली है, और जो हमारी ये वाली होती है लिथियम आयन बैटरी है, ये हमारे फोन्स वगैरह में यूज़ होती है, मोबाइल फ़ोन में, और जो हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं उनमें यूज़ होती है। ठीक है, ये सारी की सारी रिचार्ज की जा सकती है, इन्हें हम दोबारा रिचार्ज कर लेते हैं।
और फिर से दोबारा से यूज़ कर लेते हैं। अब इसमें हमारा जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है एक तो शुष्क सेल का, एक आता है लेड स्टोरेज सेल का और एक आता है हाइड्रोजन सेल का। तीनों का देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शुष्क सेल, दैट इज लैक्लांश सेल। ये एक प्राइमरी सेल है। प्राइमरी है तो मतलब एक बार यूज़ हो गई, फिर से दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। इसको इन्वेंट किया था फ्रांसीसी वैज्ञानिक जॉर्जस लेक्लांशे ने 1866 में। फ्रेंड्स एक और बात बताता हूँ, लेक्लांशे सेल से रिलेटेड बिल्कुल सेपरेट टॉपिक मैंने बता रखे हैं। लेक्लांशे सेल, डैनियल सेल और लेड स्टोरेज सेल बिल्कुल सेपरेट टॉपिक की सीरीज में मैंने कराया था विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप चाहो तो इसके लिंक साइड में जो आई बटन है यहाँ पर उस पर क्लिक करके इनकी वीडियोस देख सकते हो, सबकी सेपरेटली मैंने लिंक कर दी है। ओके चलो अब चलते, देखो इसमें जो एनोड होता है वो जिंक का पात्र होता है, यानी जिंक का पूरा जो बाहर का कंटेनर होता है वो जिंक का होता है और ये किसकी काम करता है, एनोड की तरह काम करता है। ठीक है। और कैथोड जो होता है इसमें ग्रेफाइट की छड़ होती है जिसके चारों ओर MnO2 प्लस कार्बन का पाउडर रहता है। ठीक है। तो ये ग्रेफाइट की रोड है ये, प्लस इसमें MnO2 दैट इज मैग्नीज ऑक्साइड प्लस कार्बन का पाउडर रहता है। विद्युत अपघट्य दैट इज इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, NH4Cl प्लस ZnCl2 का मिक्सचर। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का जो मिक्सचर होता है उसे हम क्या कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि एनोड किसका होता है, कैथोड किसका होता है और इलेक्ट्रोलाइट किसका होता है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। रिएक्शंस की बात करता हूँ, देखो एनोड पर क्या होता है, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, जिंक का ऑक्सीडेशन, 2 इलेक्ट्रॉन बने। अब ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं कैथोड पर, जो MnO2 प्लस NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या बनाते हैं, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। मैग्नीज हाइड्रोक्साइड और अमोनिया गैस बनाते हैं। ठीक। नेट सेल रिएक्शन है Zn प्लस MnO2 प्लस NH4 पॉजिटिव इज इक्वल Zn2 पॉजिटिव MnOOH एंड NH3। ये सेल रिएक्शन है। तो फ्रेंड इसकी सेल रिएक्शन से ज़्यादा चीज़ें में जो इंपॉर्टेंट है वो है एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। ओके, ये वाली भी हमारी लैक्लांश सेल का ही टाइप है। अगली जो हमारी आती है वो आती है लेड भंडारण सेल, दैट इज सीसा संचयक सेल, लेड स्टोरेज सेल। ओके, ये द्वितीयक सेल है, इट कैन बी रिचार्ज, ये रिचार्ज की जा सकती है, इसको हम दोबारा चार्ज करके दोबारा यूज कर सकते हैं। इसमें जो एनोड होता है वो लेड का बना होता है। किसका बना होता है, लेड का। लेड की छड़ें होती हैं अंदर की साइड, इसमें लेड की छड़ें होती हैं। और जो कैथोड होता है, कैथोड लेड ऑक्साइड की परत वाली शीशे की प्लेट होती है, यानी कि वही लेड की प्लेट है और उसके ऊपर लेड ऑक्साइड की लेयर है। मैं बता दूं, लेड की प्लेट और उस पर लेड ऑक्साइड PbO2 की परत। ओके, ये होती है। विद्युत अपघट्य क्या होता है, इसमें H2SO4 का सॉल्यूशन होता है 3.8% का सॉल्यूशन, जिसकी डेंसिटी होती है 1.3 ग्राम पर लीटर। ओके, अब एनोड पर क्या रिएक्शन होती है फ्रेंड्स, इसमें देखो जो लेड है वो हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसमें H2SO4 उसके साथ रिएक्ट करके PbSO4 बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेड की जो प्लेट है, परत वाली जो प्लेट है उसके पास जाते हैं, तो लेड ऑक्साइड की लेयर से सल्फ्यूरिक एसिड प्लस हाइड्रोजन जो है, सल्फ्यूरिक एसिड ये है पूरा मिला के, ये रिएक्ट करता है, साथ में इलेक्ट्रॉन जो आते हैं वो क्या बनाते हैं, लेड सल्फेट और वाटर बनाते हैं, जिससे रिएक्शन चलती रहती है। ठीक। तो एक और बात फ्रेंड्स, हो सकता है किसी बुक में रिएक्शन अपोजिट लिखी हो और आपको लगे ये गलत है, तो मैंने जो ये रिएक्शन लिखवाई है सेल अभिक्रिया, ये ड्यूरिंग द यूज है। ड्यूरिंग द यूज, जब हम बैटरी को प्रयोग कर रहे हैं, जब हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग, रिचार्ज वाली नहीं है, जब हम उसे करंट दे रहे हैं तब नहीं, जब हम उससे करंट ले रहे हैं, जब उसको यूज कर रहे हैं तब की है ये। ठीक है। और अगर रिचार्ज करोगे तो ये रासायनिक अभिक्रिया जो है वो विपरीत हो जाती है, उल्टी हो जाती है, यानी अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। ओके, अगली जो हमारी सेल्स आती है फ्रेंड्स वो आती है फ्यूल सेल, ईंधन सेल जिसे कहते हैं, ईंधन सेल, फ्यूल सेल। तो ये फ्यूल सेल है, अब मॉडर्न टाइम में ये यूज़ होने लगी आज के टाइम में, और इसमें सबसे ज़्यादा खास बात ये होती है ये इको फ्रेंडली है और इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी सिर्फ वाटर है। ठीक है, तो कोई हार्मफुल वगैरह इसमें रिएक्शन नहीं होती, तो इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी क्या है, वाटर, इसलिए यूज़ होने लगी है। ठीक है, इतना ईजी तो नहीं है बनाना, लेकिन मतलब इसका कंसेप्ट हम समझ सकते हैं क्योंकि आज के टाइम में काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ हो रही है। ओके, तो हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन जैसी गैस के ईंधन से प्राप्त ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए इस सेल का प्रयोग किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, ईंधन सेल कहते हैं। अब ईंधन सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो होते हैं छिद्रित कार्बन इलेक्ट्रोड, यानी दोनों के दोनों, एनोड और कैथोड दोनों के दोनों क्या होते हैं, पोरस इलेक्ट्रोड ऑफ कार्बन, या कार्बन के पोरस यानी जालीदार इलेक्ट्रोड होते हैं। इसमें विद्युत अपघट्य भरा होता है KOH, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विद्युत अपघट्य भरा होता है। ओके, ये भरा होता है। अब इसमें एक तरफ से हाइड्रोजन गैस रिलीज की जाती है और दूसरी तरफ से ऑक्सीजन गैस। तो ये जो एनोड है, एनोड पर जैसे ही हाइड्रोजन गैस जाएगी वो क्या करेगी, वो हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाती है और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके कहाँ गए, ये गए कैथोड के पास। तो कैथोड पर ऑक्सीजन जो है वाटर के साथ मिक्स होती है और उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाती है हाइड्रोक्साइड आयन।
क्या बनाती है, हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि कुल मिला के वापस से KOH का ही कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देती है। जितने यूज होते वापस के वापस यहाँ लग गए। ठीक, तो जो सेल की अभिक्रिया होती है वो होती है 2H2 प्लस O2 इज इक्वल ट्वाइस H2O। कुल मिला के सेल की अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज करके सिर्फ वाटर बना रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब इसी में इंक्लूड होकर वापस, और बिजली हमें मिल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी ईंधन सेल। मैंने तीनों सेल जो इंपॉर्टेंट थी वो बता दी, डैनियल सेल भी बता दी थी, EMF वगैरह मैंने समझा दिया। फ्रेंड्स इसी के साथ जो ये वाला चैप्टर होता है रेडॉक्स का, ये होता है खत्म। अच्छा चैप्टर है फ्रेंड्स, और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियो जस्ट इसके बाद आपको मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं मिलूंगा उसी में, बाय।